जी कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस का मतलब ये है कि हमें क्लाइंट की तरफ से जो भी एविडेंस मिलता है, फॉर एग्जांपल वो हमें कोई सेल इनवॉइस दे देता है, क्या हमें उसे ट्रू मान लेना चाहिए या उसे रिकन्फर्म करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, कॉरोबरेट करना चाहिए किसी दूसरे एविडेंस से? कोई किसी दूसरे एविडेंस से कॉरोबरेट हम करेंगे। हो सकता है हम कस्टमर का ऑर्डर देख लें, हो सकता है हम कस्टमर को लेटर लिख के उससे कंफर्म करवा लें कि वाकई ये सेल जेन्युइन है कि नहीं। हो सकता है हम ये देखें कि ये जो सेल हुई है इसके बाद इस सेल के अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ है कि नहीं, जिसे कंफर्म हो जाए जेन्युइन सेल है। तो याद रखें, हमें क्लाइंट से जो भी एविडेंस मिलता है हम उसको कॉरोबरेट जरूर करते हैं, रिकन्फर्म जरूर करते हैं। इसको कहते हैं क्रिटिकली असेस करना एविडेंस को। क्रिटिकल असेसमेंट के बाद या दूसरे लफ्जों में कॉरोबरेटिव एविडेंस के बगैर, क्रिटिकल असेसमेंट के बगैर या कॉरोबरेटिव एविडेंस के बगैर हमारा ऑडिट कंप्लीट नहीं होता। जी क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी और कोई क्वेश्चन? जी पूछिए। एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है पहला पॉइंट। अच्छा एक चीज मुझे याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देखिए अगर तो आप प्रीवियस लेक्चर में मौजूद थे, आपने क्लास अटेंड की है, उसके बाद आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया तो एक लफ्ज पूछे, 10 पूछे, 1000 पूछे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा। लेकिन अगर आपने छुट्टी की थी, आप लेट आए हैं और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि जी बहाने से वो जो कल कंसेप्ट डिस्कस हुए थे मैं क्वेश्चन पूछता जाऊं और वो लेक्चर रिपीट होता जाए, तो ये मुमकिन नहीं होगा। इसमें एक स्टूडेंट का तो फायदा हो जाएगा लेकिन बाकी की सारी क्लास का नुकसान होगा। हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, एंड पे फिर हमारे पास लेक्चर जो है वो कम बचेंगे। फिर आपको पता है एंड पे जब टीचर के पास लेक्चर कम बचे वो क्या करता है, भागम भाग, ठीक है, वो टिक्कू ऑडिट ही होता है फिर उसके बाद। तो हम नहीं चाहते कि हम टिक्कू ऑडिट करें। हमारा टारगेट ये है कि जो स्पीड हमारी पहले लेक्चर में थी, जो बर्डन स्टूडेंट पे पहले लेक्चर पे था, वही स्पीड और बर्डन आखिरी लेक्चर पे भी हो। तो इस चीज का ध्यान अब आपने खुद रखना है। देखिए मैं तो चेक नहीं कर सकता आप कल मौजूद थे, आपके ऊपर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कल के लेक्चर में मौजूद नहीं थे तो फिर आप कल के लेक्चर में क्वेश्चन ना पूछें, ये बाकी क्लास के लिए बेहतर होगा। बाद में आप असिस्टेंट वगैरह मौजूद होते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कंसेप्ट समझ सकते हैं। जी अब पूछिए दोबारा, पहला पॉइंट क्या है? इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स में वो ये कह रहा है कि अगर कंपनी का इरादा, मैनेजमेंट का या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का इरादा ये है कि उन्होंने अनकरीब ऑडिट होने के बाद शेयर्स को इशू करना है, शेयर्स को सेल करना है, बिजनेस को सेल करना है, तो चूंकि जो इन्वेस्टर बिजनेस या शेयर्स को खरीदता है वो उसकी प्राइस जो डिसाइड होती है वो कंपनी के एसेट्स और उसके प्रॉफिट को देख के डिसाइड होती है। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और मैनेजर की कोशिश होगी कि इस साल की जो प्रॉफिट और एसेट्स हैं वो ओवरस्टेट हो जाए ताकि बदले में उन्हें ज्यादा प्राइस मिले जब वो शेयर या बिजनेस को सेल करने जाए। क्लियर है जी? और कोई क्वेश्चन? जी देखिए ये हमने पहले लेक्चर में, शायद पहले दूसरे लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर हम मैनेजमेंट को ये ऑफर करें कि जितना प्रॉफिट होगा उसकी सर्टेन परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 10% आपको बोनस या कमीशन के तौर पे मिलेगा, तो फिर डेफिनेटली मैनेजमेंट अपना बोनस या कमीशन ज्यादा करने के लिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगी। जितना ज्यादा प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा उतना ही ज्यादा उन्हें बोनस या कमीशन मिलेगा। इसीलिए इसमें रिस्क होता है कि अगर मैनेजमेंट को बोनस या कमीशन ऑफर किया जा रहा है जो कि प्रॉफिट पे बेस कर रहा है, तो कहीं मैनेजमेंट ने प्रॉफिट को ओवरस्टेट ना किया हो। और मैनेजमेंट प्रॉफिट को कैसे ओवरस्टेट कर सकती है? वो एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट करेंगे और एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट करेंगे। लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बाय कंपेटिटर, ये कैसे रिस्क है? देखिए जब कभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है या तो वो सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी, ऐसे ही है।
अगर तो न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई तो बताइए क्या जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे क्या वो उसी प्राइस पे सेल होंगी, क्या लोग उन्हें डिमांड करेंगे? आप देखिए मोबाइल का जैसे ही नया मॉडल आता है, आईफोन का फॉर एग्जांपल, जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, उनकी प्राइस कम हो जाती है, वो बाज़ का हाफ प्राइस पे या उससे भी कम पे सेल हो रहे होते हैं, हालांकि नए होते हैं। लेकिन चूंकि नया मॉडल आ गया तो अगर तो नया मॉडल सक्सेसफुल है तो हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल जो है उनकी प्राइस कम हो गई, रिस्क है कि वो ऑब्सोलीट हो गए, उन्हें एनआरवी पे आना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को, जो मैनेजमेंट ने नहीं किया होगा। लेकिन अगर हमारा न्यू जो मॉडल है वो अनसक्सेसफुल होता है तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जो न्यू प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है वो ऑब्सोलीट हो गई, अब उसको हमें कॉस्ट से कम पे डिस्काउंट दे के बेचना पड़ेगा, उसकी एनआरवी कॉस्ट से कम है तो बैलेंस शीट में उसे एनआरवी पे आना चाहिए। रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट ने इसे एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्लियर हो गई बात? चले एक मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। आईकैप ने सीफैब लेवल का एक क्वेश्चन था, वो मैं आपके सामने सिर्फ रेलिवेंट एडजस्टमेंट रख रहा हूं। आईकैप ने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 3 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और ये नहीं बताया सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल, बल्कि इतना बताया पिछले साल की सेल्स थी वो 12 मिलियन, इस साल की सेल्स भी तकरीबन 12 मिलियन है। रिस्क है क्या? बिल्कुल रिस्क। क्या रिस्क है कि जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, क्योंकि असूली तौर पे तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये रिस्क? जी जी जरूर पूछे। मैनेजमेंट होल्ड्स मेजॉरिटी शेयर्स, इसका मतलब ये है कि जो सीएफओ सीईओ जिनकी देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट शेयर होल्डर भी है और मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, थोड़े बहुत शेयर्स हो तो खैर है, मेजॉरिटी शेयर्स हो तो फिर मैनेजमेंट अपने शेयर्स की प्राइस को बढ़ा सकती है खुद चाहे तो, जब चाहे अपने शेयर के प्राइस को बढ़ा सकती है। कैसे? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेक सेल रिकॉर्ड कर दे, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में जब पता चलेगा प्रॉफिट कंपनी का ज्यादा है तो शेयर प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, वो बैठे बैठे अमीर हो जाएंगे। तो इसीलिए जब मैनेजमेंट जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी है तब क्या होगा, वो ऐसी पॉलिसीज ऐसे काम करेंगे जिनसे उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए और जिससे उनकी शेयर प्राइस बढ़ जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जांपल, कोई पॉलिटिशियन है उसका अपना बिजनेस भी चल रहा हो तो रिस्क होता है कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा जिससे उसके अपने पर्सनल बिजनेस को फायदा हो। तो इसीलिए मैनेजमेंट का मेजॉरिटी शेयर होल्डर होना रिस्क है। क्लियर हो गई बात? और की क्वेश्चन? जी भाई। कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी। जी जी, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है अहलियत होना, नॉलेज एक्सपीरियंस होना किसी बंदे का किसी भी टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, ये होता है कॉम्पिटेंस। इंटेग्रिटी का मतलब होता है उसका ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना। अगर मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंस नहीं है तो फिर वो गलतियां ज्यादा करेंगे, एरर ज्यादा होंगे, और अगर मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी नहीं है फ्रॉड ज्यादा करेंगे। और एरर और फ्रॉड चूंकि दोनों मिस स्टेटमेंट ही होते हैं, आपको पता है ना, मिस स्टेटमेंट 2 तरह की होती है, जानबूझ के की जाए तो फ्रॉड, अनजाने में हो जाए तो एरर। तो इसलिए हम कहते हैं इन दोनों से, कॉम्पिटेंस नहीं है मैनेजमेंट में या इंटेग्रिटी नहीं है, दोनों सूरतों में हमारा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने कुछ एरर या फ्रॉड किए होंगे। ठीक हो? और की क्वेश्चन? जी जी। बेस्ड ऑन, देखिए हम जो कह रहे हैं कि जी सिग्निफिकेंट इनकम एसेट्स एक्सपेंसेस लायबिलिटीज बेस्ड ऑन एस्टीमेट, ये कैसे रिस्क है? देखिए एस्टीमेट्स वाले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना निस्बतन मुश्किल है। मैं अगर आपसे कहूं कि जी रिपेयर एक्सपेंस को वेरीफाई करो, आप बड़े आराम से वेरीफाई कर देंगे। आप कहेंगे सर ये इनवाइसेस बनी हुई है, पता है वो कितने का रिपेयरिंग करवाई है, इनवाइस के साथ अमाउंट मैच कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वेरीफाई करो, आपके लिए वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की सपोर्ट में कोई वाउचर्स वगैरह नहीं होते, कोई इनवाइसेस, वो तो एस्टिमेट्स के बेस पे अमाउंट कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर दी गई है। तो ऐसे सारे एरियाज जिनमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जजमेंट्स अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती हैं, इनमें रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए कि इनको
एक्यूरेटली कैलकुलेट करना, वेरीफाई करना मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो और कौन कौन सी एग्जांपल्स ऐसे एरियाज की जिनमें एस्टिमेट्स होते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, डेप्रिसिएशन है, इसके बाद वो लीगल केसेस, वारंटी की प्रोविजन। ठीक है जी। जी, लीगल केसेस वाला पॉइंट याद है ना, कब हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है और कब डिस्क्लोजर देना। बिल्कुल, जब प्रोबेबल मेजरेबल हो तो प्रोविजन, अगर प्रोबेबल मेजरेबल नहीं है तो डिस्क्लोज करना है। जी देखिए, वो रेलिवेंट सिचुएशन में अभी देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, मैं स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं डिसाइड करके आता हूँ कि मैंने कौन सा लफ्ज बोलना है, कौन सा कंसेप्ट सिखाना है और किस हद तक सिखाना है। तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 पे पहुंचेंगे ना, उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस करना है, इसमें और क्या ऑप्शंस हो सकती है और कैसे हमने इसको डिस्क्लोज करना है या रिकॉर्ड करना। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? सब कुछ समझ आ गया? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम दो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक है आईफैक, आईफैक से बनता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, और एक आईएसएस, आईएसएस से बनता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इनके बारे में स्टडी करेंगे। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 है, ये इंटायरली 100% रट्टा बेस्ड कंसेप्ट है। कुछ 1% भी इसमें केस स्टडी आने का चांस नहीं है, ना कभी इसने पूछे। बल्कि जो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है वो भी काफी अरसा हुआ इस टॉपिक से नहीं पूछा उसने, ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 से ना 9 से। ये दोनों बेसिकली रट्टा बेस्ड टॉपिक्स हैं। 9 में एंड पे जाके आखिरी लाइन में 2-3 कंसेप्ट्स हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वरना ये सारे का सारा आज का लेक्चर जो है वो रट्टा बेस्ड लेक्चर है। और पिछले 8-10 सालों में आईकैप ने इसको टेस्ट भी नहीं किया। तो मुझे बताइए कि अगर एक टॉपिक आईकैप के सिलेबस में तो है, बुक में है, स्टडी टेक्स्ट में है, लेकिन वो रट्टा बेस्ड टॉपिक है और पिछले 10-12 साल से आईकैप ने टेस्ट भी नहीं किया, तो बताइए क्या हमें कवर करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल कवर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बुक में से कोई भी कंसेप्ट पूछ सकता है। और मैंने आपको बताया था ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक के 100% कंसेप्ट्स जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, वो कवर करवाने हैं, चाहे आईकैप ने कभी पूछे हैं चाहे नहीं पूछे। तो इसीलिए इन दोनों कंसेप्ट्स को भी यूं ना समझिए कि ये अननेसेसरी है, नहीं पूछे नहीं, लेकिन पूछ सकता है। और फिर वैसे भी आईएसएस में आगे चल के एक छोटा सा कंसेप्ट एंड पे, वो हमारे फ्यूचर के जो टॉपिक्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। पहले पढ़ते हैं आईफैक के बारे में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। ये क्या है मुझे बताइए कि क्या ऑडिटर्स के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए जो ये चेक करें कि ऑडिटर सही काम कर रहा है कि नहीं? क्या ऑडिटर को खुली छुट्टी होनी चाहिए, जो मर्जी काम करे जो मर्जी ना करे? रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए। वो रेगुलेटरी बॉडीज इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं और नेशनल लेवल पे भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। जो नेशनल लेवल पे रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो हैं दो, एक आईकैप और एक एससीसीपी। आईकैप को हम कहते हैं ये प्रोफेशनल बॉडी है, एससीसीपी को हम नॉर्मली कहते हैं ये रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, तो नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं इनके बारे में डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं, आईफैक के बारे में डिस्कशन है। सीखेंगे क्या हम इस कंसेप्ट में? आईफैक है क्या, ये क्या काम करता है, क्या सीखने जा रहे हैं हम? आईकैप है क्या और ये क्या काम कर, आईफैक क्या है और क्या काम करता है? वो कहते हैं सबसे पहले देखिए आईफैक है क्या। आईफैक है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इसके ये पूरी दुनिया के लोग जो है इसमें जमा होते हैं। इसके जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, एफिलिएशंस। और ये लीडर है किस चीज का? ऑडिट प्रोफेशन का, पूरी दुनिया में। ठीक है, ऑडिट प्रोफेशन का वर्ल्ड वाइड लीडर है आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है, जिस तरह अगर आप मेरे से पूछे सर ये टेक्निकली बातें छोड़े क्या है, हमें 2 हरफी बात बताइए ये आईफैक होता क्या है, तो मैं कहूंगा जिस तरह एक फैक्ट्री के अंदर
मजदूरों ने आपस में मिलकर एक यूनियन बनाई होती है ताकि उनका अपना इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो, उनकी वेलफेयर में काम हो सके, उनको डिफरेंट इश्यूज के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए कि उन्होंने फैक्ट्री में काम करते हुए किन रूल्स को फॉलो करना है ताकि सेफ्टी रहे। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे यूं समझिए ये हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऑडिटर्स की यूनियन है आईफैक, ठीक है। ये पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो बॉडीज हैं, जैसे पाकिस्तान में आईकैप है, इसी तरह इंडिया में उनकी सीए की बॉडी होगी, दूसरी कंट्रीज में डिफरेंट सीए की बॉडीज होंगी। इन सब के जो इकट्ठा होके आईफैक में प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है नेशनल लेवल पे, ये आईफैक के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आईफैक का? आईफैक का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ऑडिट प्रोफेशन में जो डिफरेंट हमारे सेक्टर्स हैं उन पे स्टैंडर्ड्स इशू करे, उन पे स्टैंडर्ड इशू करे कि इस सेक्टर में आपने इस तरह काम करना है, इस सेक्टर में ये स्टैंडर्ड है, इस तरह काम करना है, इस सेक्टर में ये स्टैंडर्ड है, इस तरह काम करना है। इससे फायदा क्या होता है? देखिए, आप पाकिस्तान में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए कर ले, उसके बाद यूएसए चले जाएं, कनाडा चले जाएं और वहां जाके कहे जी मैंने तो एमबीए किया है, क्या वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कनाडा या यूएसए की यूनिवर्सिटी से जिस स्टूडेंट ने एमबीए किया है और आपने एमबीए किया, आपको एक बराबर देखेंगे? वो कहेंगे बिल्कुल नहीं, आप फारग हैं, पता नहीं आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसे पेपर दिए हैं, कैसे पास किए हैं। वो हमारी एजुकेशन को नहीं मानते, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। लेकिन याद रखें, ये जो हमारी सीए की क्वालिफिकेशन है, ये आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये एक्सेप्टेबल है। और जैसी एक्सेप्टेबल पाकिस्तान में है, तकरीबन थोड़ी बहुत रेगुलेशन फर्क होती है लोकल रिक्वायरमेंट्स का, वरना तकरीबन वैसी ही ये पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब है आप पाकिस्तान में ऑडिट प्रैक्टिस सीख रहे होंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के बाद आप कनाडा में चले जाएं, आपको इमीडिएटली वहां पे हायर कर लिया जाएगा, क्योंकि जो रेगुलेशन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है, जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान में है, क्योंकि आईफैक तो पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड इशू करता है, इसका मतलब है दुनिया के हर कोने में वही स्टैंडर्ड जहां पढ़ाए जा रहे हैं, वही स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसी ऑडिट की प्रैक्टिस पाकिस्तान में हो रही है, एग्जैक्टली वैसी ही प्रैक्टिस बाकी की दुनिया में भी हो रही है, जो जो बॉडीज आईफैक के साथ रजिस्टर्ड है। इसमें हमारे लिए फायदा क्या होता है? इंटरनेशनल मोबिलिटी आसान हो जाती है। हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमें यहां पे बैठे हुए पता है कि जर्मनी में कैसे ऑडिट हो रहा होगा। अगर आईफैक ना होता, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ना होते जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, फिर क्या होता? फिर हर मुल्क अपने अलग तरीके से ऑडिट कर रहा होता। किसी मुल्क में डेटर्स को किसी और तरीके से वेरीफाई किया जाता, दूसरे मुल्क में किसी और तरीके से वेरीफाई किया जाता, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ना हो पाती। इसलिए आईफैक जो है उसको क्रिएट किया गया ताकि पूरी दुनिया में जो ऑडिट प्रैक्टिस है इसमें सिमेट्री है, हार्मनी है, एक जैसी प्रैक्टिस हो रही है। अब आईफैक क्या है ये हमें पता चल गया, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और लीडर है किस? ऑडिट प्रोफेशन की। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर असूली तौर पे तो फिर इसका नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑडिटर्स होना चाहिए था, क्योंकि ऑडिट प्रोफेशन से रिलेट कर रहा है। लेकिन याद रखिए, वो कहते हैं कि जब ऑडिटर जब तक आप बन ही नहीं सकते जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसीलिए ऑडिटर कह लें या चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लें, एक ही बात है, क्योंकि जो ऑडिटर है वो तकरीबन कंफर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। आईफैक क्या है? क्लियर हो गया। एक्टिविटीज क्या है इसकी? मेन एक्टिविटीज की एक ही है, ये हमारे ऑडिट प्रोफेशन को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करता है और उस पे स्टैंडर्ड्स इशू करता है। मेन एक्टिविटी एक ही है। आईफैक क्या करता है? स्टैंडर्ड्स डेवलप्स एंड इंप्लीमेंट स्टैंडर्ड्स। डेवलप स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड बनाता है, फाइनल करता है उनको। इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या है? सारी दुनिया में अपनी मेंबर बॉडीज को भेज देता है कि भाई इस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कीजिए। तो आईफैक क्या करता है? डेवलप्स एंड इंप्लीमेंट्स स्टैंडर्ड। अच्छा, और क्या करता है? अब आगे ये पॉइंट सिर्फ अगर आईकैप पूछ ले तो 2-3 नंबर लेने के लिए, वरना असल काम इसका यही आईफैक का।
डेवलप्स एंड इम्प्लीमेंट्स स्टैंडर्ड्स। और क्या करता है, प्रमोट्स करता है अकाउंटेंट को। दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑडिटर की मशहूरी करता है कि देखें, लोगों को बताता है, इन्वेस्टर्स को, कि देखें सर ये हमारा जो फील्ड है ना, ये आपके बड़े काम आते हैं, ठीक है, आप ऑडिट करवाया करें। इस तरह की चीजें प्रमोट करेगा अकाउंटेंट्स की वैल्यू को। फिर क्या, स्पीक आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जहां कहीं कोई पब्लिक इंटरेस्ट में बोलना जरूरी हो, वहां पे डिफेंड करना, फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे एक्सप्लेन करना हो पब्लिक इंटरेस्ट, तो वहां पे ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है। स्पीक आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट। यहां पे पब्लिक से मुराद जनरल पब्लिक नहीं है, यहां पे पब्लिक से मुराद हमारे इन्वेस्टर्स हैं। आईफैक्ट जब समझता है कि इन्वेस्टर्स को किसी चीज का पता होना जरूरी है जो उन्हें नहीं पता, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन गैप की हमने बात की थी, तो ये फिर उस इश्यूज पे जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है। तो आईफैक की एक्टिविटीज क्या हैं? मेन एक्टिविटी वो डेवलप करता है और इंप्लीमेंट करता है स्टैंडर्ड्स को, फिर इसके अलावा प्रमोट करता है अकाउंटेंट वैल्यू, और तीसरी चीज स्पीक आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। आईफैक क्या पता चल गया? हमारे प्रोफेशन को आईफैक ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, और हर हिस्से को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, हर हिस्से के लिए एक अलग बोर्ड बना दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पूरे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए पाकिस्तान को उन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। हर प्रोविंस का एक हेड लगा दिया, ठीक है, ताकि वो उनको अच्छे तरीके से, हाँ जो बड़े इश्यूज होते हैं उनकी फाइनल अप्रूवल जाहिर है वो हेड से ही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होगी, प्रोविंशियल लेवल पे नहीं, प्रोविंशियल लेवल पे नहीं, फेडरल लेवल पे होगी। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपनी ड्यूटीज को। उसी तरह आईफैक ने अपने जो फंक्शंस हैं, अपना जो एरिया ऑफ स्कोप है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और हर हिस्से पे एक अलग बोर्ड लगा दिया कि तुमने इस हिस्से में जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो तुमने करनी है। तो टोटल बोर्ड है 4। हमारे लिए रेलिवेंट 2 ही हैं, जिनमें से एक कम रेलिवेंट और दूसरा ज्यादा अहम है हमारे लिए, लेकिन पढ़ेंगे हम सबके बारे में। 4 बोर्ड्स कौन? अच्छा, 4 किन हिस्सों में डिवाइड किया हमारे प्रोफेशन को उन्होंने? एक ऑडिट और कुछ रिलेटेड एक्टिविटीज, ये अलग कर दिया। एथिक्स का सेक्टर अलग कर दिया। प्रोफेशनल एजुकेशन का सेक्टर अलग कर दिया। पब्लिक सेक्टर अलग कर दिया। अब इनमें फर्क क्या है? जो ऑडिट रिलेटेड सेक्टर है, इसमें बोर्ड है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी जिम्मेदारी है कि दुनिया में जहां कहीं ऑडिट हो रहे हैं और ऑडिट रिलेटेड एक्टिविटीज, एंगेजमेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, उनके ऊपर लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि ऑडिट कैसे करना। ठीक है, ऑडिट और ऑडिट से रिलेटेड भी कुछ, जैसे रिव्यू फॉर एग्जांपल, वो ऑडिट से मिलती जुलती चीज है। लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि आप जब कंपनीज का ऑडिट कर रहे होंगे, आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ऑडिट कैसे करना, ये है ऑडिट रिलेटेड। अच्छा, पब्लिक सेक्टर, इसके लिए भी एक बोर्ड है, वो है IPSASB, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये भी यही बताता है कि ऑडिट कैसे करना है। IAASB यही बताता है कि ऑडिट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है। दोनों में फर्क क्या है फिर? IAASB बताता है कमर्शियल कंपनीज जो होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है, इनका ऑडिट कैसे करना है। जबकि जो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये बताता है कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑडिट कैसे करना है। अब आप खुद बताइए, मिचेल्स एक फॉर एग्जांपल कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, और दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान रेलवे, क्या दोनों का सिस्टम एक तरह का होगा? दोनों का बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन क्या एक जैसी होगी? एक जैसी नहीं, डिफरेंट होगी।
तो इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए भी रूल्स डिफरेंट होने चाहिए, और जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ऑडिट करने के लिए रूल्स डिफरेंट होने चाहिए। हम अपने ऑडिट में ये जो इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स है, इसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे कि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे करना है, उसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है बस। इसलिए कि आपको शायद अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑडिट कौन? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो वो अपने रूल्स के मुताबिक जो है वो शायद इनको पढ़ते होंगे, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। IASB और IPSASB, इन दोनों में फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं फिर। एथिक्स, मुझे बताइए क्या ऑडिटर को सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है जो ये बताते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंट एरियाज को कैसे वेरीफाई करना है, कि उससे इंडिपेंडेंट भी रहना है मैनेजमेंट से, इंडिपेंडेंट भी रहना है कंपनी से? तो इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा और किन चीजों से बचना पड़ेगा, इसके लिए बताने के लिए हमें एक अलग बोर्ड है। ठीक है, उस बोर्ड का नाम है इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। जिस तरह IASB ने हमें यह बताने के लिए कि आपने ऑडिट कैसे करना है, डिफरेंट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं। उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसी तरह जो इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स है, इसने भी कुछ स्टैंडर्ड इशू किए हैं। समझ लीजिए, इसने जो रूल्स इशू किए हैं कि इंडिपेंडेंट कैसे रहना है क्लाइंट से, उनको हम नाम देते हैं कोड ऑफ एथिक्स का। उनको क्या नाम देते हैं? इसका मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक अलग किताब है जो किसने इशू की? IASB ने। और कोड ऑफ एथिक्स एक अलग किताब है जो किसने इशू की? हमने किसको फॉलो करना वाला? तो दोनों को फॉलो करना। तो क्लियर हो गया? इसका स्कोप ऑफ वर्क ऑडिटिंग और रिलेटेड इश्यूज, इसका स्कोप ऑफ वर्क एथिक्स, इंडिपेंडेंस, इसका स्कोप ऑफ वर्क पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, ये क्या बताता है? ये बताता है एजुकेशन रिलेटेड कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये पूरी दुनिया के लोगों को, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि एक चार्ट, फॉर एग्जांपल दो बड़ी चीजें बताता है। पहली चीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कम से कम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, वहां पे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी 15 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। फिर ये बताता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितने साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वहां पे फॉर एग्जांपल वो बताता है कि जी 2.5 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमें तो ये नहीं बताता, हमें तो क्या बताता है, और वो तो कुछ और बताता है। तो याद रखें, ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी दुनिया की मेंबर बॉडीज के ऊपर मानना लाजमी है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। यानी वो कहते हैं मिनिमम फॉर एग्जांपल 15 पेपर पढ़ने चाहिए। इसका मतलब है लोकल लेवल पे कम से कम आपने 15 पढ़ाने हैं। आप हो सकता है 20 पढ़ा लें, आप हो सकता है किसी मुल्क में 25 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हो। मिनिमम 15 होने चाहिए फॉर एग्जांपल इसकी रिक्वायरमेंट। और अगर इसने मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड 2.5 ईयर्स किया है, तो मिनिमम पीरियड 2.5 ईयर्स है। लोकल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इस पीरियड को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये क्या बताता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, हाँ, क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाइड अकाउंटेंट बनने के लिए किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जरूरी है। 4 बोर्ड्स क्लियर हो गए, हर एक का स्कोप ऑफ वर्क एरिया भी क्लियर हो गया, किसने क्या काम करना। चलिए आगे चलते हैं। आप इंटरनेशनल, हमारे लिए गैस कीजिए सबसे अहम कौन से वाले 2 बोर्ड है? IASB और IASB। अब चूंकि अभी फिलहाल हम कोड ऑफ एथिक्स नहीं पढ़ रहे, तो हमारा फोकस किसके ऊपर है? IASB, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या काम करता है? 3 काम करता है। स्टैंडर्ड इशू करता है। कितनी तरह के? जो ऑडिट और रिलेटेड
होते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड। अच्छा, आपको बता देता हूँ कितनी तरह के स्टैंडर्ड इशू करते हैं। सबसे बड़े स्टैंडर्ड ऑडिट है, लेकिन आपको पता है ऑडिटर सिर्फ ऑडिट नहीं करते, वो मिलती जुलते कुछ दूसरे काम भी करते हैं, जैसे रिव्यू भी तो करते हैं। तो आपको एक हेडिंग बता रहा हूं, अगर आप इसको याद कर लें तो आपको यह भी पता चल जाएगा IAASB मैक्सिमम कितनी तरह के स्टैंडर्ड इशू करता है, और आपका CFAP का सिलेबस भी इस हेडिंग में कवर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि CFAP में सिलेबस क्या है, हेडिंग सुनिए क्या है। क्वेश्चन, IAASB कितनी तरह के स्टैंडर्ड इशू करता है? वो करता है, स्टैंडर्ड इशू करता है ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। चार वर्ड है। IASB कितनी तरह के स्टैंडर्ड इशू करता है? ऑडिट पे, रिव्यू पे, अदर एश्योरेंस सर्विसेज पे और रिलेटेड सर्विसेज पे। ये 4 तरह के स्टैंडर्ड याद रह जाए, अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ ऑडिट एंड रिलेटेड भी लिख सकते हैं आप। अब स्टैंडर्ड इशू कर दिए, अब बताइए कि क्या ये स्टैंडर्ड इशू कर दिए जब, तो लोग ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, इन्हें फौरी समझ आ जाएगी? सम टाइम ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड जैसे कोई रिक्वायरमेंट है, वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे कुछ डिफरेंट वे में अप्लाई हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक, वो हमारा एक स्पेशल किस्म का ऑडिट क्लाइंट होता है। तो अगर IASB को लगे कि जो मैंने स्टैंडर्ड इशू किए हैं इनमें कोई फर्दर गाइडेंस की जरूरत है लोगों को कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए IASB इशू कर सकता है क्या? इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट, IAPS, या जिसका अब नया नाम आ गया इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस नोट। ये क्या होते हैं? ये एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है। इसके बारे में सबसे अहम बात वो कहते हैं कि ये नॉन अथॉरिटेटिव है। नॉन अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है? कि इनका वैसा स्टेटस नहीं है जैसा ISS का है। ISS का स्टेटस अथॉरिटेटिव, यानी हमने उनको मानना ही मानना है। लेकिन IAPS या IAPN, इनका स्टेटस क्या होता है? नॉन अथॉरिटेटिव, एक गाइडेंस के लिए। अगर हमें लगे हमें इससे कोई फायदा हो रहा है, हम इसको पढ़ें, इसको फॉलो करें। अगर हमें लगे इससे फायदा नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दें, छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को नहीं छोड़ सकते। क्लियर हुई बात? आखिरी बात, IASB फैसिलिटेट करता है अडॉप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये जो स्टैंडर्ड इसने बना दिए, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज इनको कैसे अडॉप्ट करे, कैसे इंप्लीमेंट करे, उस पर फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, यानी अगर हमें कोई चीज जो है, फर्स्ट कीजिए ICAP ने हमें सिलेबस दे दिया, हमें उस सिलेबस में एक चीज क्लियर नहीं हो रही, क्या हम ICAP से पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसी तरह IASB ने स्टैंडर्ड्स हमें दे दिए, इशू कर दिए, हम खुद से कोई क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं उनसे, तो ये वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट्स अडॉप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। कुछ बात समझ आती है? चलिए, ये था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8। अब रीडिंग टाइम है आपके पास, रीडिंग कर लीजिए इसके।
जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वन बाय वन। जी 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 स्पीक आउट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जहां पे उसे लगता है आईफैक को कि कोई ऐसी बात है जो जनरल इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए, उन्हें कोई गाइडेंस देने की जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हुए इन चीजों का ध्यान रखें, तो इस तरह की चीजों के ऊपर आईफैक गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, ये है कि स्पीक आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट। और कोई क्वेश्चन? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के, देखिए इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड क्या काम करता है? तीन काम करता है भाई। स्टैंडर्ड इशू करता है, ऑडिट पे भी, रिव्यू पे भी,
उसके बाद अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज में भी स्टैंडर्ड इशू कर दिए। स्टैंडर्ड अथॉरिटेटिव होते हैं, इनको मानना लाजमी है। फिर इसके बाद कुछ नॉन अथॉरिटेटिव गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसने हम क्या कहते हैं, IAPS या IAPN, इंटरनेशनल ऑडिट प्रैक्टिस स्टेटमेंट, इंटरनेशनल ऑडिट प्रैक्टिस नोट। ये नॉन अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं, सिर्फ गाइडेंस के लिए। और तीसरी चीज कि चूंकि ये इंटरनेशनल बॉडी है तो नेशनल लेवल पे इसके स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए किसी मुल्क में, ये लोकल बॉडीज को जैसे ICAP को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट उसके साथ मिलेगा, उसके लिए आसानी पैदा करेगा कि वो कैसे इन रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं लोकल लेवल पे, ठीक है। ये 3 बड़े काम है IASB के। क्लियर होगी बात? IASB से क्या बनता है जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर एंड में मेरा छोटा सा क्वेश्चन, मुझे भी पता चले आपने इस सारे टाइम में कुछ सीखा कि नहीं। सिर्फ एक क्वेश्चन सही बता दिया तो उसका मतलब है आपने सब कुछ समझ लिया, वरना कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन ये है, बताइए IFAC के ये 4 बोर्ड है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से वाला बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है? इसका जवाब है कोई भी बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू नहीं करता। ये तो है ही हमारा ऑडिट प्रोफेशन से रिलेटेड। अकाउंटिंग प्रोफेशन लाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। चले कोई बात नहीं, घर जाके जब आप पढ़ेंगे तो फिर ग्रिप आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब देखें, हमारे लिए सबसे अहम बोर्ड था IASB और IESBA। हमने कोड ऑफ एथिक्स भी पढ़ने हैं, हमने स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं, लेकिन IASB बहुत सी तरह के स्टैंडर्ड इशू करता है, ऑडिट के भी और रिव्यू, अदर इंश्योरेंस एंगेजमेंट और रिलेटेड सर्विसेज के भी। हमारे सिलेबस में ICAP ने CAF 9 के सिलेबस में सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया कि कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में शामिल है। हमने कहा ठीक है, वो भी ICAP कहता है कि इसके लिए आपको रीजनल स्टैंडर्ड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्टडी टेक्स्ट की किताब लॉन्च कर दी, उन्होंने कहा इसके अंदर सारे स्टैंडर्ड जो है हमने आसान करके लिख दिए। हमने कहा ठीक। तो हमारे लिए अब ISAs को जानना जरूरी है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो IASB ने इशू किए हैं ये किस तरह के होते हैं, ठीक है, ये कैसे इशू किए जाते हैं, इनका स्टेटस क्या है। ISAs के बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और अब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारा नेक्स्ट है 9, इसमें ISAs का ही इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। सबसे पहले कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू ISAs, कि नए ISAs जो हैं ये डेवलप कैसे होते हैं। वो कहता है जब कभी दुनिया में किसी जगह भी कोई फ्रॉड होता है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है और ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका, IFAC की टीम पहुंच जाती है उधर रिसर्च करने के लिए। वो रिसर्च इस चीज की करते हैं कि ये जो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो सका इसमें किसका कसूर था। क्या ऑडिटर का कसूर था कि उसने हमारे कहे हुए प्रोसीजर सही तरीके से परफॉर्म नहीं किए और वो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सका, या कि इसमें हमारे स्टैंडर्ड्स का कसूर था कि हमारे स्टैंडर्ड में कोई ऐसी कमी बेशी रह गई है कि जिसकी वजह से ऑडिटर स्टैंडर्ड्स पे अमल करने के बावजूद फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सका। अगर तो ऑडिटर का कसूर हो कि उसने काम गलत किया है, IFAC की टीम फौरी वापस आ जाएगी कि फांसी पे लटका दो इसको, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर वो सेस करते हैं कि नहीं हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनमें कहीं कोई कमी बेशी है जो ठीक होनी चाहिए, तो फिर वो नया एक रफ सा स्टैंडर्ड जो है वो बनाते हैं। वो वापस आ जाते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड अब नया हमने इशू करना है कि आइंदा इस तरह का फ्रॉड ना हो, एक रफ स्टैंडर्ड बनाते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड बनाते हैं? जैसे आप रफ वर्किंग करते हैं ना, उसी तरह रफ स्टैंडर्ड बनता है, उसे कहते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट IFAC क्या करता है, फिर इस एक्सपोजर ड्राफ्ट को पब्लिश कर देता है, अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर देता है, और फिर जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे पाकिस्तान में ICAP है, इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उनका, इसी तरह दूसरी कंट्रीज में भी है,
उनको सेंड कर देता है कि भाई इसके ऊपर कमेंट्स दीजिए कि क्या आप एग्री करते हैं इस तरह के फ्रॉड को, इस तरह के मसले मसाइल को हैंडल करने के लिए आइंदा इस तरह के प्रोसीजर ठीक है। फिर लोग अपने कमेंट्स देते हैं। वो आईफैक 1.5-2 महीने का टाइम देता है नॉर्मली, उस टाइम के अंदर कमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर आईफैक डिसाइड करता है इस कमेंट ठीक है, इसके मुताबिक स्टैंडर्ड चेंज कर लो, एक्सपोजर ड्राफ्ट चेंज कर लो, ये कमेंट जो है ये फारग है, इसको इग्नोर कर दो। और फिर उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट इशू कर दिया जाता है ISS का। अब वो भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। फिर उसके साथ एक लिख दिया जाता है कि ये 2 साल 3 साल एक एप्लीकेशन डेट होती है, 2-3 साल के बाद हर एक के लिए लाजमी होगा कि इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है ताकि आइंदा इस तरह का फ्रॉड भी ना हो सके। क्लियर होगी ये बात? प्रोसेस क्लियर हो गया? प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू ISS क्या प्रोसेस है? सबसे पहला काम क्या करना है? आईफैक जब हम मसले मसाइल सामने आते हैं तो आईफैक रिसर्च करता है, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाता है, पब्लिश करता है कमेंट्स के लिए, उसके बाद अमेंड करता है कमेंट्स की बेस पे, फिर न्यू ISS लॉन्च कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? आगे चला। कहते हैं स्टूडेंट कहने लगे सर IFR हम अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, ऑडिट भी पढ़ते हैं, अकाउंटिंग करते हैं हम IFRS की बेस पे और ऑडिट करते हैं ISAs की बेस पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। IFRS तो हमने पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, वो मोटी सी किताबें होती हैं 2-3, लेकिन ISAs हमने कहीं नहीं देखे। तो हमारा बड़ा दिल करता है कि जिस तरह हम IFRS जो है उसको देखा है, जाना पहचाना है कि कैसी शक्लो सूरत होती है, किस तरह उन्होंने ISS को लिखा होता है, हमारा दिल कर रहा है कि हम ISS को भी देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को, भाई ये कैसे होते हैं, किस तरह लिखे होते हैं। तो उन्होंने कहा ये आप CFAP लेवल पे जाके तसल्ली से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी चूंकि हमने जिंदगी अपनी आसान रखनी है तो बजाय ये हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड के पढ़ें, हम ये ICAP के स्टडी टेक्स्ट या नोट्स वगैरह से पढ़ लेते हैं जिनमें आसान करके लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको इसका गायबाना तारुफ करा देते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। जिस तरह आपके IFRS होते हैं, IFRS स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड है, जैसे IS2 है इन्वेंट्री वाला, अगर आप देखें तो उसके आपको प्रोबेबली 3 बड़े हिस्से मिलेंगे, 3 बड़े हिस्से मिलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव लिखा होता है शायद, जिसमें उसने बताया था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इशू कर रहे हैं, इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस पर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव हर स्टैंडर्ड का स्कोप होता है। IS2 का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेंट्री। IS16 का ऑब्जेक्टिव क्या है? फिक्स एसेट में गाइडेंस प्रोवाइड करना। इसी तरह बाकी के स्टैंडर्ड जो है, हर स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव या स्कोप होता है, वो लिखा होता है। फिर इसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, जैसे IS2 में लिखा होगा कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे मेजर करना है, ये रिक्वायरमेंट होगी। फिर उस रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ गाइडेंस वगैरह भी होगी, जिसमें लिखा होगा फॉर एग्जांपल, अच्छा कॉस्ट में मेजर करना है तो कॉस्ट में कौन सी चीज ऐड करनी है, कौन सी एक्सक्लूड करनी है। NRV है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करने हैं, कौन सी कैसे डिसाइड करेंगे NRV क्या है। तो ये 3 बड़े एरियाज होते हैं, ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। आपने, मुझे तो हर अरसा हो गया पढ़े हुए, लेकिन शायद आपने पढ़े, हमारे जमाने में ऐसा होता था कि जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उन्हें बोल्ड कर दिया जाता था, वो बोल्ड होती थी, वो गहरे काले रंग में लिखी होती थी, और जो एक्सप्लेनेशन वगैरह होती थी, दूसरा मटेरियल, वो बोल्ड नहीं होता था, वो सिंपल टेक्स्ट होता था। अभी इसी तरह के अब चेंज कर दिया उन्होंने, अभी इसी तरह। अच्छा अभी नहीं पढ़े आपने? चलो जब पढ़ेंगे तो इसी तरह के काउंटिंग स्टैंडर्ड में भी 3 हिस्से। एग्जैक्टली इसी तरह जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं, किसी भी स्टैंडर्ड को उठा के देख ले, उसके भी आपको 3 बड़े हिस्से नजर आएंगे। बड़े हिस्से 3, हाँ छोटे मोटे 2-3 और, जैसे डेफिनेशन भी होती है, ठीक है, और एप्लीकेशन रेट वगैरह भी होते हैं। बड़े हिस्से 3 होंगे। किसी भी स्टैंडर्ड के बड़े हिस्से कितने होंगे? ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। हमने एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड खोला देखने के लिए कि देखते हैं कि इनमें क्या लिखा होता है। ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा कि ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किस इशू को डील कर रहा है, इसका मकसद किस चीज पे गाइडेंस प्रोवाइड करना है। जैसे हमारा एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है
कि हमने कैसे इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है, उसके ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑन इन्वेंट्री या टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन इन्वेंट्री। एक और स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो इस चीज में गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि डेटर्स को कैसे वेरीफाई किया जाए। उसके स्कोप में लिखा होगा हाउ टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन डेटर्स। ऑब्जेक्टिव हो गया, मेन एरिया। फिर उसके बाद होगी रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में उसने लिखा होगा फॉर एग्जांपल कि इन्वेंट्री वाले स्टैंडर्ड में लिखा होगा इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है तो बैलेंस शीट डेट पे क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाओ और फिजिकली चेक करो सैंपल बेस पे इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं। इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है तो क्या करो, ईयर एंड पे बैलेंस शीट डेट पे क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाओ, फिजिकली चेक करो। ये रिक्वायरमेंट में लिखा होगा। अगर डेटर वाला स्टैंडर्ड है तो रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा, अगर क्लाइंट के डेटर्स को वेरीफाई करना है तो बैलेंस शीट डेट पे जितना बैलेंस रिसीवेबल है एक लेटर लिखो उन डेटर्स को और उनसे कंफर्मेशन लेटर, शाबाश, और उनसे कंफर्म करवाओ कि क्या उन्होंने उतना ही बैलेंस पे करना है। यह रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में वो कुछ मजीद कुछ रिलेटेड सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री वाले में हो सकता है वो इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हो कि फर्ज किया किसी वजह से आप ईयर एंड पे स्टॉक काउंट नहीं कर सके, ईयर एंड पे नहीं स्टॉक काउंट किसी भी वजह से, तो अब आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो बैलेंस लिखा हुआ है वो ठीक है। डेटर्स बारे में लिखा होगा फर्ज कीजिए कि किसी वजह से आप डेटर को कंफर्मेशन लेटर जो डेट सेंड किया लेकिन फर्ज कीजिए कि उसने रिप्लाई ही नहीं किया। अब हमने आगे क्या करना है, अब ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई तो इनमें क्या करना है, ये एप्लीकेशन या एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में लिखा होता है फर्दर गाइडेंस। तो एक स्टैंडर्ड के कितने हिस्से होते हैं, 3, ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन एंड क्लियर। अब आते हैं कंसेप्चुअली। आज के लेक्चर में प्रोबेबली जो सबसे अहम हिस्सा है कंसेप्चुअली, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। अटेंटिव हो के बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना है आपने, तसल्ली से। पढ़ने क्या जा रहे हैं, देखें आईएएसबी ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हमें, हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ा। अब हम पूछ रहे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ तो लिया, इनका क्या अथॉरिटी, क्या स्टेटस, क्या हैसियत है, एक ऑडिटर की जिंदगी में इस आईएसए की क्या हैसियत है। वो कहता है ऑडिटर की जिंदगी में हैसियत यह है कि ऑडिटर ने अपनी जिंदगी इन असूलों के मुताबिक गुजारनी है। अगर आपने ऑडिट करना है तो आपको इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे जो जो उन्होंने कहा है। अगर हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं ना कि वी हैव ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अगर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लाइन लिखते हैं तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि फिर हमने हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना। अगर हम अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं, अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि मैंने आपको आईकैप के सिलेबस के मुताबिक तैयारी करवाई है, तो क्या फिर मेरे ऊपर लाजिम नहीं है कि मैंने आईकैप के हर टॉपिक को कवर किया हो। ये तो नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ पढ़ाए, जो मुझे अहम लगे पढ़ा दिया, जो अहम नहीं लगे वो छोड़ दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, वरना मेरी स्टेटमेंट गलत होगी। उसी तरह अगर हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं कि वी हैव ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो फिर हमारे ऊपर लाजमी हो जाता है कि हमने हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, सिवाय 2 केसेस में। 2 एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसी हैं जब हम किसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे होंगे, फिर भी रिपोर्ट में लिख देंगे क्या, वी हैव ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस। ये 2 एक्सेप्शन समझने की जरूरत है। कहता है कौन सी रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी नहीं की फिर भी लिख दिया कि हमने आईएसए के मुताबिक ऑडिट किया है। कहता है पहली एग्जांपल सुना है,
जब कोई रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट हो, जब कोई रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट हो। भाई नॉट रेलिवेंट का मतलब क्या है कि वो सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसके लिए रिक्वायरमेंट लिखी गई थी। फॉर एग्जांपल, हमारे एक स्टैंडर्ड में, ऑडिट स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, अगर आपके क्लाइंट की इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री जो है, आपने बैलेंस शीट पे जाके, डेट पे जाके उसको फिजिकली वेरीफाई करना है। हम क्लाइंट पे गए, हमने कहा सर इन्वेंट्री वेरीफाई करनी है। उन्होंने कहा सर इन्वेंट्री तो हमारी कोई है ही नहीं, हम तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। अब बताइए क्या हम स्टैंडर्ड की वो रिक्वायरमेंट कि इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करो वो पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट की इन्वेंट्री नहीं है। ये रिक्वायरमेंट क्या हो गई? नॉट रेलिवेंट हो गई। अगली एग्जांपल सुने। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपके क्लाइंट जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसकी बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे हैं तो बेहतर है कि सैंपल बेस पे आप डेटर्स जो हैं उनको सेलेक्ट करें, कंफर्मेशन लेटर भेजें। लेकिन अगर हम ऑडिट करने के लिए गए और पता चला उस क्लाइंट के, उस कंपनी के डेटर्स ही नहीं है, वो तो कैश पे सेल करते हैं, हमेशा कैश पे सेल करते हैं, डेटर्स है ही नहीं, बताइए ये कंफर्मेशन लेटर सेंड करने वाली रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं? ये क्या हो गई? नॉट रेलिवेंट। हम ये रिक्वायरमेंट पूरी, हाँ, इसके बावजूद रिपोर्ट में यही लिखेंगे कि हमने ISS के मुताबिक ऑडिट किया है। एक और एग्जांपल, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है अगर क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो तो आपने उस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की कंपिटेंस और उसकी इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, ये दो चीजें चेक करनी है। रिक्वायरमेंट क्या है? अगर क्लाइंट कंपनी का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो तो आपने उस ऑडिट डिपार्टमेंट के कंपिटेंस और इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट ये चेक करने हैं। लेकिन एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, वहां इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट था ही नहीं, क्या ये कंपिटेंस और इंडिपेंडेंस चेक करने वाले प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? ये क्या हो गए? नॉट रेलिवेंट। नॉट रेलिवेंट का कंसेप्ट समझ आया? अगला लफ्ज कौन सा है? नॉट प्रैक्टिकेबल। ये नॉट प्रैक्टिकेबल क्या होता है? नॉट प्रैक्टिकेबल का मतलब ये है कि वो सिचुएशन तो एग्जिस्ट करती है लेकिन किसी वजह से आपके लिए मुमकिन नहीं है वो रिक्वायरमेंट पूरी करना, मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, हम इन्वेंट्री देखिए, बैलेंस शीट में क्लाइंट की बैलेंस शीट देखी, जरा गौर से सुनिएगा। एग्जांपल, क्लाइंट की बैलेंस शीट देखी, उसमें इन्वेंट्री आ रही थी, रिक्वायरमेंट रेलिवेंट हो गई। हमने क्लाइंट से कहा फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। क्लाइंट ने कहा सर पहले हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से समझ लीजिए, हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, इसमें हमारा कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जिसे हमने -50 टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पे भी बाजू का ऐसा था, फ्रिज रखा होता है उन्होंने, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर करना लाजमी होती है वरना एक्सपायर हो जाती है। तो कहने लगा हमने -50 पे, उसके लिए हमने एक खुसूसी गोदाम तैयार करवाया है। अब हमने अपने एम्प्लॉइज को तो ट्रेनिंग दी हुई है, उनके लिए स्पेशल किस्म के ड्रेस भी तैयार करवाए हुए हैं, जब वो, ताकि उन्होंने -50 में जाके इन्वेंट्री को हैंडल करना किस तरीके से करेंगे। अगर आप जाएंगे ना तो आपके लिए थोड़ा मसला हो सकता है। क्या मसला हो सकता है? कहने लगा कि आपने देखा होगा कभी अगर आप घर में फ्रिज खोलते हैं, उसमें वो छन्ने में बर्फ जमाई होती है, जब तो छन्ने को हाथ लगाते हैं, हाथ चिमड़ जाता है उस छन्ने के साथ, ऐसे वो बड़ी मुश्किल से फिर खींच के हम लैदा करते हैं। ये होता है बाद, खास तौर पे पहाड़ों वगैरह में जो लोग रहते हैं ना, जैसे हमारी आर्मी वगैरह, तो वहां पे अगर आपका इस तरह की बर्फ पे हाथ लग जाए तो वो हाथ काटना पड़ता है फिर। तो वो कहने लगा कि सर हमें कोई इतराज नहीं, आप हमारी इन्वेंट्री को चेक करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास आपके साइज का कोई ड्रेस नहीं है, प्लस ट्रेनिंग में नहीं है, चले जाएं, वापस आएंगे कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं। बताइए अब नॉट रेलिवेंट है रिक्वायरमेंट के नॉट प्रैक्टिकेबल है? नॉट प्रैक्टिकेबल है। यहां पे स्टैंडर्ड कहता है कि अब फिजिकली वेरीफाई ना करो, लेकिन गौर से सुनिएगा, इसके आगे एक और लफ्ज लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव प्रोसेस। ये स्टैंडर्ड कहता है यहां पे फिजिकली वेरीफाई ना करो इन्वेंट्री को, लेकिन कोई दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करो, अल्टरनेटिव प्रोसीजर, जिनसे कंफर्म हो जाए कि बाकी इन्वेंट्री मौजूद है अंदर। अब वो दूसरे प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, ये केस टू केस वेरी करता है।
फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं नहीं नहीं सर हमने नहीं जाना अंदर, ठीक है, लेकिन चूंकि आपको पता है क्लाइंट के रिप्रेजेंटेशन पे एविडेंस के बगैर हम रिलाई भी नहीं करते, तो हम कहेंगे हमने अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या हो सकता है? मैं क्लाइंट से कह सकता अच्छा सर जब आपने चीजें खरीदी होंगी इसका कोई गुड सीड नोट बना होगा वो मुझे दिखा दे, परचेज इनवाइस बनी होगी वो मुझे दिखा दे, या चले अभी इन्वेंट्री अंदर है कोई बात नहीं, हम भी अभी 1.5-2 महीने इधर ही हैं, जब आपको इन्वेंट्री की जरूरत पड़े इन्वेंट्री गोदाम से बाहर निकाले ना हमें कॉल कर लीजिएगा, हम गेट पे खड़े हो जाएंगे, जैसी इन्वेंट्री बाहर आएगी हम देख लेंगे कि भाई ये इन्वेंट्री है कि नहीं है। अल्टरनेटिव प्रोसीजर से हमें फिर पता चल गया इन्वेंट्री अंदर मौजूद है कि नहीं, तो ये परफॉर्म करना है, लेकिन कब? जब नॉट रेलिवेंट है कोई प्रोसीजर या नॉट प्रैक्टिकेबल है। प्रैक्टिकल। अगली एग्जांपल सुने, एक क्लाइंट के डेटर्स ही नहीं, रिक्वायरमेंट डेटर्स हैं, हम एक डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने लगे, सीएफओ ने हमारा हाथ पकड़ लिया, उसने कहा सर ठहरे मेरी बात सुने, उस डेटर के साथ हमारा बड़ा झगड़ा चल रहा है 2-3 इनवॉइसेस के ऊपर और वो तबे बैठे होंगे, हम खुद उनसे बड़ी एहतियात के साथ कम बात करते हैं। आप अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे ना तो वो फिर ये जल्दी पे तेल छिड़कने वाली बात होगी, आप कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करें। हमें लग रहा है कि वाकई ये बात तो सही कर रहा है, वो गलत पार्टी गुस्से में बैठी होगी, ये रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट के नॉट प्रैक्टिकेबल। यहां पे हमें कुछ भी नहीं करना ना, अल्टरनेटिव प्रोसीजर पर। अब बताइए आपके ख्याल में अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? हम सेल इनवॉइस की शाबाश गुड डिस्पैच नोट चेक कर लेंगे, ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर है, या ये रेंट के बाद अगर उस कस्टमर से कोई कैश रिसीव हो गया है वो देख लेंगे, ये है अल्टरनेटिव प्रोसीजर। कंसेप्ट समझ आया? चलिए अब 1-2 आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दूं 2-3 मिनट में, ठीक है? हाँ आपके मनोरंजन के लिए सुने। रियल केस, हमारा एक क्लाइंट था, क्लाइंट भी बताया तो क्लाइंट था पीडीसीएल। अब आपको पता है केस के बेसिक फैक्ट्स तो ट्रू होती हैं लेकिन हम थोड़ा सा फैब्रिकेशन कर देते हैं उसकी। तो क्लाइंट था पीडीसीएल, उसकी कुछ इन्वेंट्री आइटम्स थी वो जेरे जमीन, वो आपको अंदाजा होगा कि वो एक्सचेंज से हमारे घर के करीब जो बॉक्स ना डीबी बॉक्स वगैरह होता है वहां तक केबल अंडरग्राउंड आती है, उसके बाद फिर वो निकल के वो खंबे के साथ हमारे घरों के अंदर तार आती है। तो अंडरग्राउंड केबल, हमने कहा अपने मैनेजर से सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री है, टेंजिबल एसेट्स है, फिजिकली वेरीफाई करो। अब क्या ये सड़कें सारी खुदवाएं हम और देखें अंदर केबल है कि नहीं? उसने कहा क्यों पूरे पाकिस्तान को उधेड़ोगे, ये काम नहीं करना, कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर सोचो। अब अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या, गैस कीजिए क्या अप्लाई किया हमने जिससे पता चल गया अंदर केबल है कि नहीं? एक बंदा हमने एक्सचेंज बैठाया, एक इधर बॉक्स में बैठाया, उधर से कॉल की, आवाज इधर आ गई, हमें पता चल गया भाई दरमियान में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मीडिया है तो आवाज आ रही है ना। समझ आई अल्टरनेटिव प्रोसीजर। एक और एग्जांपल, एक दफा इसी तरह मैं क्लास में एग्जांपल दे रहा था, अब ये भी सच्चा वाकया है, क्लास में एग्जांपल दे रहा था तो मैंने कहा फर्ज कीजिए आप नासा का ऑडिट करने के लिए जाते हैं, उनकी बैलेंस शीट में एक एसेट आ रहा है, कोई स्पेस स्टेशन है जो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अब आप फिजिकली वेरीफाई उड़ते नहीं जा सकते, अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? अल्टरनेटिव, अब सुनिए यहां पे मेरे जहन में यह था कि स्टूडेंट बताएंगे अल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल सर यहां से टेलीस्कोप से देख लेंगे, या उधर की टीम से कहेंगे साइंस टीम के सैटेलाइट इमेज हमें भेज दे, पता चले भाई उधर है। लेकिन एक स्टूडेंट ने प्रोसीजर बताया ऐसा कि वो इंशाल्लाह सारी उम्र याद रहेगा मुझे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। असल में आईकैप का क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, वो सिचुएशन देके तो हमसे जजमेंट करवाता है कि बताओ आप इस सिचुएशन में क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो मैंने क्वेश्चन बताया, एक स्टूडेंट कहने लगा सर अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा क्या? कहने लगा सर उधर जो साइंसदान बैठा हुआ है ना उसे कहेंगे जमीन की तरफ मुंह कर और थूक फेंक दे, अगर ऑडिटर के सर पे आके गिरे तो इसका मतलब एविडेंस मिल गया। मैंने कहा भाई मिसाल तो तुम्हारे जो कंसेप्ट है ना तुम्हारा वो तो ठीक है, पर तेरी मिसाल ते लख दिलाना।